हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की। और इसमें भी एक पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इन एमसीक्यूज का पार्ट 7 होगा। इससे पहले के पार्ट भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि इन एमसीक्यूज के थ्रू हम जो कंसेप्ट होता है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए निश्चित रूप से हेल्प करेगा एग्जाम में। तो पार्ट 6 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक सुपर सेल एडोटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई है, जिसमें 40% प्लस एडिशनल 10% का ऑफ आपको हमारे कोर्सेज जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस, एएफओ, यूपीएससी, एपीएफसी, आईकर, एओ, पीएफआरडीए ग्रेड ए और जितने भी कॉम्बो कोर्सेज उन सब पे मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है लास्ट 10। तो LAST10 इज द कोड फॉर 40% प्लस एडिशनल 10% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज। और ये जो कोड है ये आपका 31 अक्टूबर तक वैलिड है, तो जिससे आप हमारे इन सभी कोर्सेज पर इस डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। इन सभी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 seconds respectively. They beep together at 10 a.m. the time when they will next make a beep together at the earliest stage. वो कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बीप करती हैं। और अगर उन्होंने इकट्ठे सुबह 10 बजे बीप किया था तो वो दोबारा कब बीप करेंगी। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वो दोबारा कब एक साथ बीप करेंगी। एक साथ का मतलब वो कह रहा है कि इन तीनों का बीप करने का कॉमन टाइम क्या होगा। और जब भी कॉमन टाइम की बात आ जाए और वो भी टुगेदर इकट्ठा एक साथ, ठीक है, तो वो तो कभी बार बार करती रहेंगी, यानी हमें वहां लीस्ट टाइम निकालना है कि कम से कम टाइम कितने टाइम के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगी। तो दैट मीन्स जहां भी लीस्ट वर्ड कॉमन वर्ड आ जाए तो वहां आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ आपको एलसीएम लेना है किसका, 48, 72 और 108 का। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूं रेशियो मेथड से, तो ये 36 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये 2 आ गया, ये 3। तो फिर हम इसको इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 216 होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम 48 के साथ लेना है, 48 और 216 का लूं तो ये 24 से कट जाएगा भाई, ये 2 आएगा और ये 9 आएगा, और इन दोनों का एलसीएम लें तो 18 आ गया। तो 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43। तो दैट मीन्स ये तीनों एक साथ इकट्ठी बीप करेंगी 432 सेकंड के बाद। अगर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा भाई। 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है, तो 7 मिनट में आपकी 7 मिनट बाद कितने सेकंड होंगी आपकी, 420। तो 420 निकालने के बाद 12 सेकंड और बचेंगे, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये इकट्ठी बीप करेंगी। कब, अगर इन्होंने पहले 10 बजे बीप किया था, उसके बाद 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पे, दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से क्लियर है सभी को जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन डालना मुझे ध्यान नहीं रहा। आपको बताना है कि इन सभी टर्म्स में से ये किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, तो आपको रॉन्ग टर्म बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 152 है, उसके बाद 198 है, फिर 272 है आपका, फिर 334 है आपका, फिर 422 है, फिर 502 है, उसके बाद 608 है, उसके बाद 702 है। तो आपको बताना कि इनमें से ये किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, तो रॉन्ग कौन सी होगी। देखो, जब भी आप इस टाइप की चीजें सोल्व करते हो तो आपको हमेशा किसी ना किसी लॉजिक पे चलना पड़ेगा। जब तक आपको आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको नहीं पता चलेगा। मैं बहुत बार बताता हूं कि आपको सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब पे चेक करना है। जैसे अगर मैं 152 की बात करूं तो ये 13 के स्क्वायर के आसपास है। 198 की बात करूं तो ये 14 के भी है, लेकिन 15 के स्क्वायर के भी आसपास है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, लेकिन ये 13 का स्क्वायर 169 है। तो 169 में से अगर 17 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 152 बन रहा है। अगर यहाँ पे 15 का स्क्वायर देखूं तो 225, और उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करूं तो 198 आ रहा है। क्या ये इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर 272 की बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना, 289,
उसमें से 17 कम है। तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटली ये जो स्क्वायर्स हैं ये 2 इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो 17 एक बार माइनस हो रहा है, 27 फिर ऑल्टरनेट में माइनस हो रहा है। अगर 334 की बात करें तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, और इसमें से अगर 27 माइनस कर दें तो 334 होगा। मतलब यही एक सीक्वेंस बन रही है। तो ये 21 का स्क्वायर देखूं तो 441 होता है, और 17 माइनस करूं तो यहाँ पे 424 होना चाहिए था। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें 23 का स्क्वायर 529 होता है, और उसमें से 27 माइनस करें तो 502 बन रहा है। मतलब यही एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं थी। ये देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 17 करो तो ये बन जाएगा। 17 का स्क्वायर 729 होता है, माइनस 27 करो तो ये बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे 422 रॉन्ग है, इसकी बजाय 424 होना चाहिए था। क्लियर है ना? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कभी स्क्वायर पे, क्यूब पे, प्लस माइनस पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवाइड पे, इन्हीं पे बेस्ड लॉजिक होते हैं। बट बिना प्रैक्टिस के आप इन सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं जान पाओगे। डायरेक्ट आपको नहीं पता चल पाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Radhika invest 11% of her monthly salary, i.e. rupees 5236 in fixed deposit. Let her she invest 19% of her monthly salary on life insurance policies. Also she invest another 7% of her monthly salary on mutual fund. तो what is the total annual amount invested by Radhika? अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि राधिका अपनी मंथली सैलरी का जो कि 11% है वो किस पे इन्वेस्ट करती है? फिक्स डिपॉजिट पे। दैट इज इक्वल टू 5236। अब अगर वो बोल रहा है कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हमें बतानी है, तो वो एक तो किस पे इन्वेस्ट कर रही है भाई? राधिका इन्वेस्ट कर रही है आपका फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्ट कर रही है वो। फिर 9 कितना कर रही है? 11%। फिर वो इन्वेस्ट कर रही है किस पे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। कितना इन्वेस्ट कर रही है भाई यहाँ पे? वो 19%। ठीक है, प्लस वो सी इन्वेस्ट अनदर 7% ऑन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर रही है? 7%। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 37% उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। और हमें पता है कि उसकी सैलरी का 11% 5236 के बराबर है, तो 37% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 5236 डिवाइड बाई 11 इंटू 37, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये 11 से कटेगा, देखो 48 4, फिर 8 बचेगा तो 77, फिर 6 बचेगा तो 6। अब 476 और 37 की मल्टीप्लाई कर लो। 42 49 53 5 33, 3 सिक्के 18, 21 22, 3 चौके 12 और 2 14, 2 8 और 3 11, 5 6 4 3 7, तो ये 17,612 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अब ये उसकी 17,612 जो आई है ये मंथली आई है, बट ये देखो ध्यान रखिए उसने बोला है कि टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो ये तो मंथली है, तो एनुअल के लिए फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 दूनी 24, 2 कैरी हो गया भाई, 12 कम 12 और 2 14, 1 कैरी हो गया, 12 छिक 72, 73, 7 कैरी हो गया, 12 7 84 और 7 91, 9 कैरी हो गया, और 12 और 9 21, तो 2,11,344, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, एक यही पॉइंट यहाँ पे मेन था कि एनुअल अमाउंट हमें बताना था। ठीक है, कई बार बच्चे मंथली में ही उलझ जाते हैं, अगर यहाँ नन ऑफ दीज दिया होता तो फिर सीधा निकल जाते। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए, और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी रुपीज 500 आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल इज मेड 4 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर? वो कह रहा है कि 10 साल के अंदर उसे 500 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं, लेकिन अगर 5 साल के बाद प्रिंसिपल 4 गुना हो जाए तो 10 साल के एंड के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा? एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और अगर इन तीनों में से कोई भी 2 कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि 10 साल का इंटरेस्ट उसका अगर 500 रुपए है, तो हर साल उसे कितना इंटरेस्ट मिलता होगा? एक साल में उसे 500 बटा 10 की बात करूं तो 50 रुपए इंटरेस्ट मिलता होगा। अब 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहां तो कोई चेंज ही नहीं है, उतना ही मिल रहा है। तो 5 ईयर में 50 के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट हो गया 250। बट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए
उसने क्या किया, प्रिंसिपल को 4 गुना कर दिया, लेकिन रेट और टाइमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमने कांस्टेंट ले लिया ना उनको, एक एक साल। तो अगर प्रिंसिपल 4 गुना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो भी 4 गुना हो गया होगा। पहले 1 साल में 50 रुपए मिलता था, 4 साल में कितना मिलेगा, 200। तो टोटल 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन टोटल 5 साल का इंटरेस्ट होगा 200 इंटू 5 यानी 1000। तो नेक्स्ट 5 ईयर का 1000 और पहले वाले 5 ईयर का 250। तो जो टोटल इंटरेस्ट बन गया आफ्टर 10th ईयर दैट इज 1000 प्लस 250 यानी कि 1250। तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। हमने रेट पे कोई चेंज नहीं किया, टाइम पे कोई चेंज नहीं किया, मतलब दोनों कांस्टेंट है 1 साल के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल के। जितना प्रिंसिपल पे चेंज हो रहा है उतना ही किस पे भी चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट पे भी। अब प्रिंसिपल 4 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी हर साल 4 4 गुना मिलता रहेगा। समझ रहे हैं ना सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ए वाटर टैंक हैज वन इनलेट P and one outlet Q. P takes 5 hours to fill the empty tank when Q is not open, and Q takes 8 hours to empty the full tank. If the tank is 3/5 full, how much time will it take to fill the tank completely when both P and Q are opened together? अब देखो वो कह रहा है कि एक पाइप है P, ये इसको 5 आवर्स में फील करता है, ठीक है, मैंने प्लस का साइन इसलिए लिया क्योंकि ये फील कर रहा है। और दूसरा पाइप है Q, ये इसको खाली कर सकता है कितने, 8 आवर्स के अंदर, ठीक है जी। अब मान लीजिए उस टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर है, दोनों की मल्टीपल वैल्यू ले ली हमने 5 और 8 की, तो जो पी की एफिशिएंसी होगी वो 8 लीटर पर आवर की होगी, ठीक है, कि पी 8 लीटर पर आवर डालता होगा उसमें, क्योंकि 40 लीटर 5 आवर में डाल रहा है, क्यू 8 आवर्स में खाली कर रहा है, तो मतलब वो 5 लीटर पर आवर में निकालता होगा, ये उसकी एफिशिएंसी होगी। अब वो कह रहा है कि जो टैंक है वो 3/5 ऑलरेडी फुल है, तो 40 का अगर मैं 3/5 की बात करूं तो 5 से गया 8, तो 28 लीटर, सॉरी 24 लीटर तो ऑलरेडी फुल है, तो जो बच गया रिमेनिंग 40 माइनस 24 यानी कि 16 लीटर, ये फिल करना है आपको। ये किसको, पी और क्यू दोनों को। और जब पी और क्यू दोनों चलेंगे तो पी 5 लीटर फिल करेगा, समझ रहे हो, और क्यू जो है वो 8, सॉरी पी जो है वो 8 लीटर फिल करेगा और क्यू 5 लीटर एम्प्टी करेगा, तो 3 लीटर पानी ही जाएगा टैंक में पर आवर, ठीक है। और जाना कितना चाहिए, 16, तो 16/3, तो जो टाइम लगेगा दैट इज 5/1/3 आवर। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को। चलें आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Rohan has 4 books of history, 3 books of geography, and 2 books of polity. Out of these books, he select 2 books at random, one after other. What is the probability that he select one history and one polity book? जब भी देखो दो चीजें होती हैं, परमुटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी हो, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे जो ये ई होता है ये एक्सपेरिमेंट होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट होता है। ये ई होता है ये इवेंट होता है, और ये एस जो होता है ये सैंपल स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, सैंपल स्पेस। सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट मींस कि एक्सपेरिमेंट वो होता है विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम, जिससे कुछ ना कुछ आउटकम जरूर मिले। जैसे मैं कॉइन टॉस करता हूं, जाहिर सी बात है, अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगी ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होते हैं, यानी कि जितने उसके फेवर में बोला गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वो बुक या तो हिस्ट्री की हो या फिर वो पॉलिटी की हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है ये। और सैंपल स्पेस होता है टोटल ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहां पे जो पॉसिबल सैंपल स्पेस होगा वो होगा कि टोटल 9 बुक है और उनमें से 2 बुक, देखो एक परमुटेशन होता है, एक परमुटेशन होता है और एक आपका कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादा चर्चा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज के माध्यम से हम चीजों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। परमुटेशन का मतलब होता है जब किसी डाटा को अरेंज करना हो आपको, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब किसी डाटा को सेलेक्ट करना हो आपको। तो यहाँ टोटल 9 में से 2 बुक सेलेक्ट करनी है, ये आपका सैंपल स्पेस है। और फेवरेबल इवेंट क्या है कि एक हिस्ट्री की होनी चाहिए एंड एक पॉलिटी की होना चाहिए। जब भी एंड आए तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होती है, जब भी और आए तो मतलब वहां पे प्लस का साइन आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री बुक होनी चाहिए, तो हिस्ट्री की टोटल कितनी बुक है, 4, तो 4C1 इनटू, फिर एक बुक पॉलिटी की होनी चाहिए, पॉलिटी की कितनी है 2, तो 2C1, और जो सैंपल स्पेस है दैट इज 9C2। अब जो फॉर्मूला होता है
NCR कॉम्बिनेशन के लिए, n मतलब टोटल, r उसमें से जितने सेलेक्ट करने हो, तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। या देखो यहाँ 4c1 है, तो 4c1 है मतलब 4 को एक टर्म तक खोल दो सिर्फ, 4 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इंटू 2, और डिवाइड बाय देखो NC2 को, मैं ये ट्रिक बता रहा हूं जैसे सीधे सीधा सोल्व करते हैं, आप ये फॉर्मूला लगा लो, NC2 का मतलब n को दो टर्म तक खोलो, 9 इंटू 8, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 ऊपर चला गया। अब देखो 2 4 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 2/9, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? मैं जल्दी जल्दी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कंसेप्ट यूज होता है, कैसे होता है। देखो बहुत विस्तृत चर्चा तो यहाँ करना मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूं कि पूरा कंसेप्ट आपको समझा पाऊं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The following questions are accompanied by 2 or 3 statement 1, 2 and 3. You have to determine which statement is are sufficient to answer the question. देखो डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी नॉलेज पे निर्भर करते हैं हमेशा। आपको कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता, बट आपको बताना होता है कि कौन सी चीजें सफिशिएंट हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स, कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स क्या है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स टू दैट ऑफ वाई इज 5:4। तो स्टेटमेंट 1 अकेली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि 5:4 तो किसी भी डाटा में बन सकता है। 500:400 लिखूं वो भी 5:4 है, 50:40 लिखूं वो भी 5:4 है, 5000 4000 लिखूं वो भी 5:4 है। तो दैट मीन स्टेटमेंट 1, only statement 1 is not enough to answer this question. Next statement 2 देखो, after 2 year the ratio of the population of x to y become this. after 2 year 8:15, जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि रेशियो का मतलब तो सिर्फ कंपैरिजन होता है ना। नेक्स्ट देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सिटी वाई इज 10%, तो इससे भी आप नहीं बता पाओगे। और अगर आप तीनों को कंबाइंड कर दोगे तो आप तब भी नहीं बता पाओगे, आप किसी दो को कंबाइंड कर दोगे तब भी नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपके पास एक भी डाटा डेफिनेट नहीं है, और जब तक डेफिनेट नहीं होगा तब तक आप सिटी एक्स की डेफिनेट पॉपुलेशन नहीं बता सकते। तो दैट मीन्स यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा, द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इवन विद ऑल 1, 2 एंड 3। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पार्टनरशिप ऑफ ए बी एंड सी व्हाट प्रॉफिट बी गेट्स एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, ठीक है, कि 3 लोगों की पार्टनरशिप है और आपको बताना है कि बी का प्रॉफिट क्या होगा। देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:5 फॉर 2 ईयर। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करूं, हमेशा आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है। इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन किसका रेशियो देगी? प्रॉफिट का। अब हमें यहां पे पता है कि ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है? 4:5 में, और इनकी जो टाइमिंग है वो 2 ईयर है, तो 24 मंथ 24 मंथ, या ईयर ले लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? अब अकेली 1 से तो आंसर नहीं दिया जा सकता भाई, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, जब तक डेफिनेट नहीं पता होगा एक के बारे में आप कैसे बता दोगे कि बी का प्रॉफिट क्या रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 की बात करें, आफ्टर 2 ईयर ए शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹18,000। ए का प्रॉफिट दे रखा है। अगर सिर्फ ए की, अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इससे भी नहीं बताया, ओनली 2 से तो नहीं बताया जा सकता। सी ज्वाइंड आफ्टर 1 ईयर विद ₹40,000, इससे भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक ऑप्शन के अंदर 1, 2 और 2, 3 इन सब के कॉम्बिनेशन भी है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दूं, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करते ही देखो फर्स्ट से मुझे ये पता चल गया कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:5 में है। टाइम मैंने 2 ही ले लिया भाई, ठीक है, 2 ईयर ही ले लो, मंथ में मत कन्वर्ट करो। तो प्रॉफिट का रेशियो मुझे पता है क्या होगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 से कट गया 4:5। और अब मुझे ए का शेयर पता है, ए का शेयर यानी 4 की वैल्यू 18,000 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 4500 से। सेम 5 को भी 4500 से मल्टीप्लाई करो, तो बी का शेयर कितना होगा? 22,500। तो दैट मीन्स अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो आंसर बता सकता हूं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपको बनेगा 1, ओनली 1 एंड 2 आर सफिशियंट। अगर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सी का तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे, ना सी का रेशियो पता है हमें, सिर्फ उसने बोला कि 1 साल के बाद 40,000 से ज्वाइन करता है, तो 1 साल पहले कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमें, या 1 साल बाद कर रहा है तो बना तो सकते हैं, बट सी की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट। एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 38 ईयर। ए बी और सी की जो एवरेज एज है
वो कितनी है 38। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इंटू 3, 3 अठा 24, 2 3 3 और 2 11। तो टोटल एज जो प्रेजेंट एज है, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट एज है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी इज 2:5, ए और सी की एज में 2:5 है, डीज एज इज 20 मोर देन दैट ऑफ बी, और द रेशियो बी टू सी इज 1:2। बी और सी की एज में रेशियो कितना, 1:2। व्हाट इज डी एज आफ्टर 10 ईयर, डी की एज क्या होगी 10 साल के बाद, ठीक है। अब देखो एबीसी का टोटल पता है, एबीसी का डिफरेंट पता है। अब यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन यहाँ पे सी है, बट यहाँ C2 है और यहाँ पे C5 है। तो मुझे इसे क्या करना है, दोनों जगह सेम होना चाहिए, है तो सी। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह एक बार सी 10 साल का, एक बार सी 20 साल का, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंबाइंड कर लो, कंबाइंड रेशियो आपको पता है कैसे बनाते हैं, कॉमन एलिमेंट को बीच में रख लो, ए सी बी, ए और सी कितना है, A2 है तो C5 है, B1 है तो C2 है, ऐसे लिख लो। और जो जगह एम्प्टी है बराबर वाली डिजिट से फिल कर दो। 5 यहाँ कितना आएगा 2, अब मल्टीप्लाई कर दो 4 10 और 5। तो अगर मैं बात करूं ए बी और सी की, तो ए बी और सी का रेशियो बन गया 4:5:10। तीनों का टोटल कितना, 4 + 5 9 + 10 19। अगर ये सब रेशियो नहीं बनाना आता आपको तो यहाँ सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा बच्चे, तो ये आपको थोड़ा सीखना चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो 19 की वैल्यू होगी 114, 19 से कटेगा 1 की वैल्यू 6, तो सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की प्रेजेंट एज 24 है, बी की प्रेजेंट एज 30 है और सी की प्रेजेंट एज 60 है। अब वो कह रहा है कि जो डी की एज है वो 20 मोर देन बी है, तो डी की जो प्रेजेंट एज होगी, डीज प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी 20 मोर देन बी, बी की 30 है तो 20 ऐड कर दो तो 50 होगी। बट पूछ रहा है कि डीज एज आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, तो 50 + 10 दैट मीन्स ये कितना होगा 60 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट रिवाइज करने हैं हमें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रेशियो कंबाइंड कैसे करते हैं, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, तब भी सेम हो जाता। इसका मतलब भी यही है, इसका भी यही है। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी के लिए होमवर्क है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ए वेसल कंटेन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 1:2। तो व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, या आप 24/7 कभी भी हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। और हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को भी विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।